नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। आई होप आप तैयार हो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। पिछला जो हमारा ईओएओ एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें हमने इन एस्पिरेंट्स की हेल्प की थी और उनके जर्नी को जो एस्पिरेंट्स से ऑफिसर्स की है वो उसमें हमने उनकी हेल्प की थी। सो वी हैड 116 सिलेक्शंस। और पिछले सेशन में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज। तो डेड एंड डिकेइंग डिकम्पोज जो होने लगते हैं, जो लीफ लिटर है या फिर एनिमल है, उनकी डेड बॉडी से उनको जो ब्रेक डाउन करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक या फिर नन ऑफ द अबव। ऑटोट्रॉफिक की सेल्फ जो फूड बनाते हैं लाइक प्लांट्स। पैरासाइटिक हमने देखा था जो ऐसे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट पे, फॉर एग्जांपल वायरस, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक वो है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से जो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको डीके होने में हेल्प करते हैं। तो दैट इज सैप्रोफाइटिक। सी इज द राइट आंसर। और ये एएफसी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसका जवाब दिया है। वेरी गुड एएफसी। जे कह रहे हैं नाइस वे ऑफ टीचिंग सर, थैंक्स अ लॉट जे एंड ऑल द बेस्ट टू यू जे। यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को आई होप आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो। फटाफट से पेन पेपर लेकर आप जो है 10 जो नंबर्स लिख रहे हो एंड ट्राई टू आंसर दीज ऑन योर ओन। अपने से आंसर करने की कोशिश करो एंड देन कंपेयर करो। यहाँ पूछा गया कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज। लेट मी टेल यू कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएफसी में 2002 में पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में किस तरीके से स्टोर्ड होते हैं? ऑप्शंस क्या दिए गए? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। ठीक है, तो शुगर्स तो नहीं होगा। और स्टार्च एक्चुअली होता है प्लांट बॉडी में, प्लांट्स में ये स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो जाता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और जो ब्रेक डाउन होकर हमारे लिए अवेलेबल होता है वो ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है हमारे लिवर एंड मसल्स में इनटू ग्लाइकोजन। इसका जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन, ताकि वो स्टोर किया जा सके। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में नो डाउट ग्लूकोज के रूप में होते हैं, बट ये स्टोर कैसे होते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब भी जरूरत होती है ग्लाइकोजन से, वापस ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और उसे यूज किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिवर जो है वो पावर करता है, वो कई बार जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोज को सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो डी इज द राइट आंसर हियर। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए आइसक्रीम, टेफ्लॉन, ग्लास एंड मर्क्यूरी। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। यहाँ पूछा गया सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस सुपर कूल्ड लिक्विड होता क्या है? ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऐसे हो जो कि क्रिस्टलाइज नहीं हुए हैं। क्रिस्टलाइज नहीं होने का मतलब है ये क्रिस्टल्स बन के जो सॉलिड्स है, ये है, इनमें ग्रेन्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो उस तरीके से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है और ये ऐसा है जो कि अभी सॉलिड बन चुका है। सुपर कूल्ड होने का मतलब ये सॉलिड बन चुका है, राइट। तो बहुत आइस को भी आप बहुत ज्यादा कूल कर दोगे तो एकदम सॉलिड हो जाता है, isn't it? तो ऐसे ही ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि काफी अतरंगी है, जो कि अभी भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। तो उसे हम लिक्विड एक तरीके से मानते हैं, बट वो सॉलिड जो उसका फॉर्म सॉलिड हो चुका है। आइसक्रीम जी नहीं, कूल तो हम करते हैं, सुपर कूल नहीं है, ये चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। टेफ्लॉन तो पूरी तरीके से सॉलिड एंड क्रिस्टलाइज भी हो गया है। अब ग्लास की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्रिस्टलाइज नहीं होता है ग्लास, और फिर ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो इस वजह से ग्लास इज द राइट आंसर। इसे इस वजह से सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। मर्क्यूरी तो द ओनली नॉन लिक्विड मेटल है, ये तो लिक्विड के फॉर्म में होता ही है। ठीक है, ये लिक्विड मेटल है, द ओनली नॉन लिक्विड मेटल। और ये चीज आपको याद रखनी, सी इज द राइट आंसर हियर, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज ब्लीडिंग अकर थ्रू नोज इन हाई माउंटेनस रीजन्स। ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो होती है थ्रू नोज हाई माउंटेनस रीजन में अगर आप जाते हो। तो लेट्स से एक पर्सन है और वो लो जो एरिया है प्लेन्स में है अभी,
और ये अगर हाई माउंटेन वाले एरिया में जाता है, ऐसा पर्सन जब हाई माउंटेन वाले एरिया में जाएगा तो क्या होगा, इस पर्सन की जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एडजस्टेड है टू दीज प्लेन एरियाज। यानी कि लेट से इसका ब्लड प्रेशर जो है 100 यूनिट्स है, जो भी यूनिट्स है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, 100 यूनिट्स है, यहाँ पर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी 100 है, तो ये बैलेंस हो रहे हैं और फिर नस जो है फटेगी नहीं यहाँ पे। अब ये होगा कि अगर आप हाई एरियाज में जाते हो तो वहां पर प्रेशर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लेट्स से 50 है, यहाँ पे बहुत हाई चले गए एकदम लद्दाख और बहुत ही दूर, और वहां पे होता ये है कि आपकी जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, अभी भी आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर 100 ही है। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, आपके बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है। ऐसे में होगा ये कि जो आपके वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो उसमें जो ब्लड आ रहा है वो ज्यादा प्रेशर से आ रहा है और वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो कई बार थोड़ा रप्चर हो जाता है और उससे जो है ब्लीडिंग होने लगती है, मेनली नोज में होती है। और ये चीज आपको देख सकते हो आप जब इस तरीके से आप ऊपर जाते हो, ये ब्लीडिंग होती है बिकॉज यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है और हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आया या फिर किसी और चीज में नहीं आया। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी का प्रेशर है ब्लड का, वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है। जी हाँ, ये सही हो सकता है। द प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स इज ग्रेटर देन द प्लेन्स। हाई एल्टीट्यूड्स में भाई प्रेशर कम होता है, प्लेन्स में 100 है तो हाई एल्टीट्यूड्स में कितना है, 50 है, यहाँ ग्रेटर दिया है तो दिस इज नॉट करेक्ट। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या आपका हाई एल्टीट्यूड्स में, 100 था यहाँ पे 100 है, तो ये भी गलत है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स एंड फाइनली डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, तो ये नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज ग्रेटर हो जाता है इन कंपैरिजन, क्योंकि वहां पर हाई एल्टीट्यूड्स में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस स्मॉल एयर बबल्स इन वाटर which is stored in a glass vessel to appear to shine in a silvery luster। तो ग्लास वेजल कई बार आपने देखा होगा, उसमें जो है साइड में इधर और नीचे बबल्स बन जाते हैं और वो शाइन करता है अलग तरीके से, राइट। तो वो जो शाइन करता है कौन से फिनोमिनन के वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली इस बबल को अगर हम जूम करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे और यहाँ पर जो भी लाइट है वो ऐसे एंटर होता है कि वो स्प्लिट होने लगता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। क्या है लाइट के कंपोनेंट्स, विबग्योर, याद है आपको, राइट। जो इसके कलर्स हैं उसमें ये स्प्लिट होने लगता है और स्प्लिट होने के बाद ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस लाइट का। ठीक है, टोटली ये सारे कलर जो अलग अलग तरीके से इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं और वो पूरा शाइन होता है, राइट। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज डिस्पर्शन भी यहाँ पर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके वजह से आपको वो लाइट वापस से आती हुई दिखती है और इस रीजन से ये जो है शाइन करता है। सो डी इज द राइट आंसर हियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जीनोम और जीन एडिटिंग। दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एपीएफसी में पूछा जा रहा है आजकल टेक्नोलॉजी का, तो वी शुड नो। जीनोम एडिटिंग होता क्या है, जो हमारी जीनोम है, जीनोम हमारे बॉडी में क्या होती है, जो हमारा डीएनए है उसमें एडिटिंग जब की जाती है तो हम कहते हैं कि जीनोम को एडिट किया गया। तो पूरा सीक्वेंस जो डीएनए का है वो पीपल का थोड़ा, हर एक पर्सन में थोड़ा वेरिएशन होता है और इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं कि कौन है क्या है जिसने वो कांड किया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो डीएनए है इसमें, इसकी सीक्वेंसिंग में आप वेरिएशन करो या फिर आप कोई पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट करके और कुछ एडिशन कुछ और प्रोटीन्स की कर रहे हो, उसमें बेसिस चेंज कर रहे हो, तो उसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। ये जो जीनोम एडिटिंग होती है वेरियस पर्पसेस के लिए, डिसीजेस को जो है टैकल करने के लिए कई बार होती है। तो ये जीनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू डीएनए ऑफ अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली डीएनए में चेंजेस करते हैं तब उसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, सही है। इट इज अ 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ अनवाइंडिंग, क्लीविंग एंड रीवाइंडिंग। यहाँ पर होता यह है कि जो हमारा डीएनए इस तरीके से लपटा हुआ था उसे हमें अनवाइंड करना पड़ता है,
देन जो पार्ट्स आपको हटाने हैं वो क्लीव करने पड़ते हैं, एंड देन यू हैव टू रीवाइंड इट। जो क्लीव कर दिया, ब्रेक कर दिया, वहां से ज्वाइन करो एंड देन यू हैव टू रीवाइंड इट। ठीक है, तो ये तीनों ही होते हैं, देन दैट इज करेक्ट। जर्म लाइन थेरेपी, तो जर्म लाइन, जब भी जर्म ये टर्म आता है विथ रिस्पेक्ट टू जीनोम, तब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं, स्पर्म होता है, एग होता है, दोज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो उसमें अगर हम वेरिएशन कर रहे हैं, उसके जीनोम्स में वेरिएशन, उसके डीएनए में वेरिएशन कर रहे हैं, वो सेल के डीएनए में घुस के, तो दैट इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। दिया क्या है, टारगेट नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ऑब्वियसली ये गलत है, रिप्रोडक्टिव सेल्स की जब वेरिएशन कर रहे हैं देन दैट इज जर्म लाइन, तो ये गलत है। 3 जैसे आपको लगा गलत है, तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हुए एंड सी इज द राइट आंसर हियर। फोर्थ पढ़ लेते हैं, जीनोम एडिटिंग यूजेस अ टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड engineered न्यूक्लियस। जी हाँ, न्यूक्लियस हम यूज करते हैं, एंड सो दिस इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होती है वो पूछा जा रहा है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा। जी हाँ, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पे, आसपास की ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन जो हो रहा है वो ज्यादा होगा। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। विंड स्पीड जब बढ़ेगा तब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इजंट इट? वो विंड स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है कि डिक्रीज, दिस इज नॉट करेक्ट। 1, 2 एंड 3 सही है, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल फॉर एको 22 डिग्री सेल्सियस। पर एको कब होता है? लेट्स से आप एक बहुत ही बड़े माउंटेन पर हो, आपके सामने एक और माउंटेन है, यहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो, देन जो साउंड है वो वापस आपको सुनाई दे सकती है, तो इसको हम एको कहते हैं। इसके लिए ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, बट इतना मिनिमम तो चाहिए, दैट इज 17.2 मीटर्स होता है। ओके, फैक्ट है ये, याद रखना पड़ेगा। इको के लिए 17.2 मीटर्स मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा हो तो चलेगा बट ये मिनिमम है, राइट? तो बी। और यहाँ 8th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल नहीं है। अगर हम इथरनेट की बात करें तो जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लेट्स से एक ऑफिस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क से, तो दैट नेटवर्क जो है इंटरनेट का हो सकता है या फिर खुद का इंटरनल नेटवर्क हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इथरनेट। तो ये एक्चुअली वाइड एरिया नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है, इस वजह से दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ए सही जवाब है। सर्किट स्विच, टेलीफोन लाइन्स तो वाइड एरिया के मतलब क्या? बहुत सारे, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। हाँ, रेडियो ट्रांसमिशन भी दूर दूर तक, ऑप्टिकल फाइबर भी दूर दूर तक फैला हुआ होता है, इंटरनेट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। अभी 9th क्वेश्चन देखिए, टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, दे डैश ईच अदर। लेट्स से ये हमारे पास, और इसको हमने, ये ग्लास रॉड है और इसको हमने वूल या सिल्क से रब किया, रब करने पर स्टैटिक चार्जेस इसमें हो जाते हैं। तो ग्लास रॉड दो हैं, एक ही टाइप के हैं और इन्हें हम सेम चीज या तो वूल या तो सिल्क से रब कर रहे हैं, तो इस पे जो भी चार्ज बनेगा दोनों पे वो सिमिलर चार्जेस बनेंगे। सेम चीज से आप सेम मटेरियल को रब कर रहे हो तो सिमिलर चार्जेस बनते हैं। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो ये चीज हम जानते हैं। सेम मैग्नेट भी अगर आप देखो तो सेम जो नॉर्थ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और ये 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, द नंबर ऑफ नोन स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं? मैटर के नोन स्टेट्स कितने हैं? सॉलिड, लिक्विड, ये एग्जांपल हो गए, ऐसे कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, इसको आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है इसका। एंड आपके हेल्प के लिए हम ये कोर्सेज लेकर आ गए हैं जहां पर अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको सिर्फ टेस्ट देना है, तो आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ जो टॉपिक्स है, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ये जो एक अनकन्वेंशनल है, वो आपको कहीं से कोई पढ़ा दे, तो उसका मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओनली फॉर अनकन्वेंशनल टॉपिक्स अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज जो सारे कंपोनेंट्स का है। तो टेस्ट सीरीज प्लस आप अवेल कर सकते हो, या फिर आप मास्टर कोर्स ले सकते हो जहाँ पर सारे ही कंपोनेंट्स के हैंडआउट्स, आपको जो मटेरियल है, वीडियोस एज वेल एज पूरा का पूरा टेस्ट वो अवेलेबल होगा। यू कैन बाय दैट। ये तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन अवेल। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रहा है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in पर।
प्लीज डू लेट अस नो कि ये सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अपना फीडबैक देके मेल पे या फिर कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।